नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो मैं हूं असीम मिश्रा। देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य पार्टी नेताओं की चुनावों में की गई खटाखट गारंटियों से अब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। खड़गे ने कांग्रेस इकाइयों को सलाह दी है कि वे अपने राज्य के बजट पर विचार किए बिना गारंटी की घोषणा ना करें। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में अपनी गारंटी पूरी न करने पर कर्नाटक कांग्रेस को घेरते हुए खड़गे ने कहा, बजट पर विचार किए बिना वादे करने से दिवालियापन हो सकता है। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इससे बदनामी हो सकती है और सरकार को अगले 10 वर्षों तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के द्वारा झूठे वादे करने पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या फिर नामुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के नेता लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। पीएम ने देश की जनता से कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहने को कहा। पीएम ने कांग्रेस पर अपने वादे पूरा न करने और विकास के काम करने की बजाय लूट में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है कि वो घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करती। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस की खटाखट योजना की अब पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और राहुल गांधी के झूठे वादों का नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन हारने पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराती है। आठवले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खड़गे खुद कांग्रेस की एंटी दलित पॉलिसी के शिकार हैं। आठवले ने खड़गे को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिजूल की टिप्पणी देने से बचने का भी सुझाव दिया। कर्नाटक में वक्फ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस बीच कर्नाटक के बीजेपी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को वक्फ से जुड़े मसले पर पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। बीजेपी ने इसके खिलाफ 4 नवंबर को पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कर्नाटक में वक्फ को संरक्षण देने और गरीब किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का जाकर अध्ययन करेगी और वहां जाकर अध्ययन करेगी इस पूरे मामले को लेकर। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेगी। जेपीसी बार काउंसिल और मुत्तवल्ली संघों सहित अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेगी। जेपीसी 9 नवंबर को असम की राजधानी दिसपुर यानी कि वहां के शहर गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को भुवनेश्वर, 12 नवंबर को कोलकाता और 13 नवंबर को पटना और 14 नवंबर को लखनऊ जाएगी। इससे पहले 4 और 5 नवंबर को मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ दिल्ली में भी जेपीसी की बैठक होगी।
त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। छठ पूजा को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर इसका जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन अपनी उम्र को लेकर अब विवादों में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। भाजपा ने हेमंत सोरेन के नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। भाजपा ने पूछा है कि आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। झारखंड चुनाव को लेकर भाकपा माले ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। मनोज भक्त ने पार्टी के संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव निर्णायक होगा। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 339 पर पहुंच गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राज्य सरकार हर साल की तरह इस साल भी पोल्यूशन को रोकने में असफल रही है। चांदनी चौक सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रही है और प्रदूषण रोकने के उनके सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर छठ पूजा के मौके पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए कहा है। गुजरात में अहमदाबाद के पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में भी बात की। इसरो ने एक बार देश को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़े मिशन की शुरुआत की है। बताया गया है कि यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAK स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे के सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले में खुद को डॉक्टर बताने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर नूर आलम को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। कथित घटना हसनाबाद में हुई। जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देवरॉय का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। विवेक देवरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। विवेक देवरॉय 69 साल के थे। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार की रात निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका मकसद ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करना और प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सर्विसेज की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी के पीलीभीत और गोरखपुर से होगी। इसके तहत 10 जिलों में की सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे देश भर में 4740 केंद्र बनेंगे। इस केंद्र पर आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेली लॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सपोर्ट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करेंगी। पीलीभीत में इस तरह के 720 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि गोरखपुर में 1273 सेंटर होंगे। इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में 870, चंबा हिमाचल प्रदेश में 309, खम्मम तेलंगाना में 589, गांधीनगर गुजरात में 288, ममित मिजोरम में 100, जोधपुर राजस्थान में 415, लेह लद्दाख में 95 और पुडुचेरी में 81 सेंटर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का बजट 31.60 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह शुरू में 6 महीने तक चलेगी, जिसके 9 महीने तक बढ़ने की संभावना है। ये सेंटर ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के साथ साथ आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं भी प्रदान करेंगे। IT मंत्रालय ने कहा है कि CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया इन केंद्रों की केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी का प्रबंधन और कार्यान्वयन करेगी, जिससे रोजगार के अवसर खुलेंगे और डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी।
आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रत्येक सीएससी एक मल्टी फंक्शनल सर्विस सेंटर के रूप में काम करेगा और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होगा। इस परियोजना का मकसद ग्राम स्तरीय उद्यमियों को सशक्त बनाना, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के मौके पैदा करना है। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों में सीधे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जीपीएस सक्षम मोबाइल वैन भी तैनात किए जाएंगे। शेयर बाजार में 2024 में शानदार तेजी देखी गई। इसका असर आईपीओ बाजार में भी देखने को मिला। इस साल की शुरुआत से अब तक आईपीओ के जरिए कंपनियों ने रिकॉर्ड फंड जुटाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 की शुरुआत से अब तक आईपीओ लाकर कंपनियां 1.22 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार से जुटा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष के बाकी 2 महीने में इस आंकड़े के और अधिक बढ़ने की संभावना है। इससे पहले कंपनियों की ओर से आईपीओ के जरिए सबसे ज्यादा 1.18 लाख करोड़ रुपए 2021 में जुटाए गए थे। 2024 में आईपीओ के जरिए जुटाई गई रिकॉर्ड राशि का लगभग 70% अगस्त से जुटाया गया है। अगस्त में आईपीओ से कुल 17,109 करोड़ रुपए जुटाए गए, वहीं सितंबर में 11,058 करोड़ रुपए और अक्टूबर में करीब 38,700 करोड़ रुपए जुटाए गए। इससे पहले नवंबर 2021 में सबसे ज्यादा 35,664 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए गए थे। इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खबर है। जीएसटी राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 9% बढ़कर अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू लेन देन से अधिक राजस्व मिलने की वजह से जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ा है। और यहां के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज मौजूद। अब एक बार आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरे हम एक शब्द फटाफट लगातार अंदाज में बढ़ेंगे आगे। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के जीएसटी राजस्व संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपए में केंद्रीय जीएसटी का संग्रह 33,821 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 41,864 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपए और उपकर 12,550 करोड़ रुपए रहा। घरेलू लेन देन में जीएसटी राजस्व संग्रह 10.6% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया। आयात पर कर अक्टूबर 2024 के दौरान करीब 4% बढ़कर 45,096 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान 19,306 करोड़ रुपए का रिफंड भी दिया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18.2% अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक रिफंड को शामिल करने के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह 8% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कीमतों में कटौती करने के बाद घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। एटीएफ की कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद दिल्ली में इसकी कीमत अब 87,597.22 रुपए प्रति किलो लीटर से बढ़कर 2,941.50 रुपए बढ़कर अब 90,538.72 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है।
शुक्रवार को एटीएफ की कीमत में हुई बढ़ोतरी के बाद मुंबई में इसकी कीमत 81,866 रुपए से बढ़कर 84,642 रुपए प्रति किलो लीटर तक पहुंच गई है। कोलकाता में एटीएफ की कीमत 90,610 रुपए से बढ़कर 93,392 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई और चेन्नई में ये 93,957 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक देश की राजधानी नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस की कीमत 62 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़कर 1,802 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1740 रुपए में मिल रही थी। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती शहर मेटुला के पास गुरुवार सुबह हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब के बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसके बाद साथ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में किरियत अता के हाइफा उपनगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को कम करने की दिशा में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात की है। दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान और ईरान समर्थित प्रॉक्सी से खतरा और इन खतरों से सुरक्षा में इजरायल को अमेरिकी समर्थन पर चर्चा की गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पहली बार संयुक्त ड्रोन हमले का अभ्यास किया। उत्तर कोरिया की ओर से किए गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के जवाब में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में ग्लोबल हॉक निगरानी ड्रोन और एक अमेरिकी MQ-9 रीपर हमलावर ड्रोन के साथ लाइव फायर ड्रिल हुई। उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं का स्पष्ट प्रदर्शन है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के 11 व्यक्तियों और 4 संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरिया की ओर से किए गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नवीनतम लॉन्च के जवाब में लगाए गए। उधर किम जोंग उन ने कहा है कि DPR के परमाणु शक्ति विकसित करने की अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। किम ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी खतरे को कभी भी नहीं आने देगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोई सोन हुई ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर प्योंगयांग को परमाणु हमले के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। विदेश मंत्री चोई ने रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव के साथ बैठक के दौरान कहा कि मौजूदा स्थिति और भविष्य खतरों और चुनौतियों के लिए परमाणु हथियारों को मजबूत करने के साथ साथ परमाणु प्रतिक्रिया के लिए हमारी तत्परता में सुधार करने की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सैन्य और सुरक्षा सेवाओं के संदर्भ में बहुत करीबी सहयोग स्थापित हुआ है। दोनों विदेश मंत्रियों की ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने रूस में अपने हजारों सैनिकों को तैनात किया है। और यहां रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि लगभग 8,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के पश्चिमी फ्रंट लाइन वाले कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है और आने वाले दिनों में ये सैनिक युद्ध में उतर सकते हैं। वियतनाम में पिछले सप्ताह के दौरान तूफान ट्रॉमी और उसके बाद हुई बारिश और बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। बाढ़ और तेज हवाओं के कारण कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। स्पेन के मौसम विभाग ने देश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित तटीय इलाके हुलेवा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लगातार 12 घंटों तक 140 mm की तेज बारिश की आशंका जताई है। पूर्वी स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। स्पेन में एक ही दिन में 1 वर्ष के बराबर बारिश हुई है। लोग इस बाढ़ को पिछले 5 दशकों में यूरोप में आई सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मान रहे हैं। प्रशासन ने अभी लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक खाना पकाने के तेल कारखाने में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर लगभग 20 अग्निशमन वाहनों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने लास वेगास की अपनी रैली में प्रशंसकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पैदा किए गए विभाजन से थक चुका है। कमला हैरिस ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन संघर्षों के बावजूद वो जीतेंगी। हैरिस ने कहा कि जीतने के बाद हर दिन उनका ध्यान अमेरिकी इकोनॉमी पर होगा। कमला हैरिस की लास वेगास की रैली में मशहूर अमेरिकी गायिका जेनिफर लोपेज भी शामिल हुई। जेनिफर लोपेज कमला हैरिस के मंच पर मौजूद थी। हैरिस ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अस्थिर बताया, अनस्टेबल बताया। हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं के बीच ट्रंप से सिर्फ 44% से 43% आगे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा पवेलियन वापस लौट गए। मैच में न्यूजीलैंड ने जीता था टॉस। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे 235 रन पर ढेर हुई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा रहे सफल गेंदबाज, झटके 5 विकेट। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाजों की लिस्ट में भी हुए शामिल। न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग ने बनाया 71 रन, जड़ा 8वां अर्धशतक। कीवी पारी को संभालने में निभाई अहम भूमिका। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज की ओर से एवन लुइस ने 69 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच अगला मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इंग्लैंड टीम की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में अपनी चुनौती को बनाए रखने की होगी। मल्टी टैलेंटेड अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि परिवार बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। इस संबंध में उन्होंने एक रील भी शेयर की। फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज के साथ ही फिल्म में छोटे पंडित का किरदार निभाने वाले राजपाल यादव ने दिवाली से संबंधित अपने विवादित वीडियो पर माफी मांग ली। साथ ही उन्होंने अपना पिछला वीडियो भी डिलीट कर दिया। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सिंघम अगेन की सफलता के लिए अर्जुन ने मन्नत भी मांगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।